हो सकता है वो भी आ जाए। हम्म। अशोक कुमार है। अच्छा अच्छा। जी। एडवोकेट हैं सुप्रीम हाई कोर्ट में। हम्म। जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं जाति के सवाल को लेकर। ये एक ऐसा सवाल है जो नासूर की तरह पूरे देश में और खास करके भारतीय समाज में, भारतीय समाज में भी के अलावा मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ ये एक ऐसा सवाल बन के मतलब समाज को मथता रहता है, जिसमें लगातार तमाम जो विचारक रहे हैं, आज से नहीं हजारों साल पहले से, सैकड़ों साल पहले से सबने इस सवाल पे अपनी अपनी बात रखी है। कबीरदास ने कहा कि जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। दूसरी ओर रैदास कहते हैं कि जात जात में जात है, जो के तन के पात, जात गए न उबरे जो मानुष के जात। तो रैदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जात न जात, ये उनकी एक कविता है। डॉक्टर अंबेडकर एनिलिशन ऑफ कास्ट लिखते हैं, जाति उन्मूलन की बात करते हैं। दूसरी ओर हमारे महात्मा फुले, वो गुलामगिरी जैसी किताब लिखते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो भारतीय समाज की जो संरचना है, इस संरचना पे जब भी सवाल खड़े किए जाते हैं तो जो वर्चस्व वाली ताकतें हैं, जो वर्चस्व बनाए रखने वाली ताकतें हैं, या जो ताकतें इनसे ज्यादा मजबूत होती हैं, इस जाति व्यवस्था बना के उनकी उनका जो वर्चस्व है वो ज्यादा मजबूती से और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। और कोड में खा जिए कि आज क्रोनी कैपिटलिज्म, या कहिए कि उसका मतलब और विस्तार कहें तो फांसीवाद जैसा एक शब्द इस समाज में दिखाई देता है, जिसका पूरा का पूरा आधार जातिवादी आधार है, ब्राह्मणवादी आधार है। अपने अपने तरीके से इसकी लोग व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन जब से जाति जनगणना की बात आई है, और खास करके जैसे ही बिहार में जाति जनगणना हुई और उसके आधार पे जो भागीदारी की बात होने लगी या कानून बना, उसको हाई कोर्ट ने वहां निरस्त कर दिया। जिस जाति जनगणना के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, वो पीछे हट गई। उल्टा यह हुआ कि संसद में जाति के नाम पे जिस तरह से भद्दा मजाक या कहिए कि गाली जैसा शब्द विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रति उछाला गया, और उसमें फिर से ये सवाल बहुत गंभीरता से हमारे सामने है कि कौन जात हो। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हमारे पैनलिस्ट आएंगे। अभी राम कुमार जी उत्तर प्रदेश से हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, विश्लेषक हैं, और इस सवाल से लगातार जूझ रहे हैं, खास करके जाति के सवाल पे ही। उसमें भी दो तरह की जातियां हैं, एक तो टचेबल है, एक अनटचेबल है, एक छुआछूत वाली है, एक इसके साथ एक दूसरी समस्या, एक वहाँ एक दूसरी समस्या है। तो राम कुमार जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ये बताएं कि ये पूरा का पूरा सवाल फिर से उभरने का, एक और तो लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो समाज में वैसी कोई गैर बराबरी अब दिखाई नहीं दे रही है, सभी लोग प्रगति किए हैं, सब लोगों के पास गाड़ियां आ गई, तमाम चीजें आ गई हैं। अभी भी क्या ये सवाल कितना मतलब मजबूत होकर उभर के आ रहा है, और इसका आयाम क्या क्या है, आर्थिक आयाम क्या है, सामाजिक आयाम क्या है?
सभी साथियों को नमस्कार। और हिम्मत जी, इस बात को हमें देखना चाहिए कि जो इस समाज में बोलता है कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई है या जाति व्यवस्था नहीं है, आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट कर सकते हैं कि वो सिर्फ जो है, जो कोड एंड कोड जो अपर कास्ट है वही लोग कहते हैं। हम्म। और किसी भी दलित और किसी भी पिछड़े और किसी भी इस देश के माइनॉरिटी के व्यक्ति को आप स्कूल जाएंगे, आपको स्कूल में आपकी जात याद दिला दी जाएगी। आप नौकरी करने जाएंगे, वहां आपकी जात याद दिला दी जाएगी। आप ट्रेन में सफर करेंगे, वहां आपकी जात याद दिला दी जाएगी। आप सार्वजनिक जगह पे मतलब जो है कोई भी इस तरीके के जहां पर आप मतलब होंगे, आपकी जात वहां पर आप कोई भी जो है, हमारे एक मित्र हैं, वो मतलब जो जात छिपाने की कोशिश करते थे और वो जहां जाते थे वो पोस्ट ट्रांसफर हो करके, तो उनकी जात वहां पहले पहुंच जाती थी, वो बाद में पहुंचते थे। बात। तो अब उनको मैंने ये बात कही कि हमका ये गलत फहमी में मत रहिए कि आपकी जो है जात न बताने से या आपको टीका लगा लेने से कोई आपकी जो है जात नहीं पहचानेगा, जात नहीं करेगा। आपके साथ समाज व्यवहार उसी तरीके से करेगा। हम्म। तो यह गलत फहमी और ये जो बात इस समय कही जा रही थी कि इस समय से जातियां खत्म हो गई, असल बात में जो हिंदू राष्ट्र का झुंझुना जो पीट रहे हैं जो लोग, जो पूरा पीटा गया, उसमें उन्होंने लगा कि हिंदुत्व के नाम पे सबको मैंने एक कर दिया है। और उसमें जो पूरी जाति व्यवस्था खत्म करके सब एक आइडेंटिटी हिंदू, जो हिंदू है हिंदुत्व के अंदर सबको हमने समाहित कर लिया। ऐसा वो लोग सोचते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग जो है, वो रेत में जो है सर गाड़ करके उसे लगता है कि जो है उसने वो अगर सर गाड़ लिया है तो उसको दुनिया नहीं देख रही है। इसी तरीके से जाति को देखने का मामला है। और जिस जिस तरीके समाज के अंदर ये जो पार्टियां हैं, इवन जो जिस पार्टी के नेता ने सवाल को उठाया था, उस पार्टी के लोग जब मिनिस्ट्री बनाते तो बताते इतनी जात की हमने पिछड़े बना दिए, इतनी जात की हमने जो है दलित बना दिए, इतनी हमने आदिवासी बना दिए, इतने हमने ये बना दिए। हर रोज वो तो जाति गिनाते रहते हैं, हर रोज तो वो जाति की बात करते रहते हैं और फिर बोलेंगे कि वो जाति नहीं है। जब वो और रिजर्वेशन का सवाल हो, वहां पर रिजर्वेशन को खत्म करके किस तरीके से वो बायलेटरल एंट्री के जरिए लोगों को एंट्री कर रहे हैं। फिर 10% आपने जो है आरक्षण अपर कास्ट को दे करके जो वहां पर जो है बैकलॉग और सारी चीज सब पूरा भरना शुरू कर दिया। तो ये जाति नहीं और है क्या? ये कर क्या रहे हैं? कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? किस प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे हैं? और ये पूरी तरीके से जाति और जातिवादी पूरा सिस्टम और व्यवस्था, और ये जो पूरा जो पार्टी है ये पूरी तरीके से ब्राह्मणवादी पार्टी है। और ब्राह्मणवादी मानसिकता से पूरे ग्रस्त होकर के उन्हें लगता कि लोग उन्हीं की चश्मों से चीजें देखेंगे। और समाज में जब आप देखेंगे, समाज में किस तरीके से दलित उत्पीड़न चरम सीमा पे जा रहा, महिलाओं के साथ अत्याचार चरम सीमा पर जा रहा है, उनकी जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पे जा रही है, उनके साथ जो है अन्याय, थानों में उनके साथ रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, उनके साथ गांव में उत्पीड़न हो रहा, वो थाने में जा रहे, थाने में उनके साथ एफआईआर न लिख करके जो लोग उनके साथ उत्पीड़न कर रहे थाने में थानेदार उनको चाय पिला रहा है। यह तो घटनाएं घट रही हैं, ये तो इस तरीके की व्यवस्था हो रही। तो ऐसे में ये कहना, ये कि जो है वो जाति का सवाल जो पूछा जा रहा है, जाति का सवाल जो उठ रहा है, मुझे लगता है कि ये इनके ऊपर इस तरीके से मतलब जो है ये जितना ये बता रहे हैं कि छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा इनके पीछे पड़ेगा। और ये इतना भयंकर होने जा रहा है जाति का सवाल। अभी ये पूरा रिजर्वेशन का सवाल, जाति का सवाल और जनगणना का सवाल, कि आने वाले दिनों में ये देश के अंदर एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा। और इतना बड़ा आंदोलन का रूप लेगा कि ये इनको जो है जिस तरीके से इन्होंने जाति पूछने की बात कही है, ये इनको जगह जगह जवाब देना भारी पड़ जाएगा। हम्म। मुझे लगता है कि अभी ये अगर ऐसी ही जाति खत्म हो जाती, तो भाई ज्योतिबा फूले ने जब जाति का सवाल उठाया था उनको, और जो सावित्रीबाई फूले को स्कूल में पढ़ाने के नाम पे उनको पर कीचड़ फेंका जाता था, उनको जो है दलितों को संसाधनों से वंचित रखा जाता था। जब तक सन 1947 में देश आजाद होकर के 50 में जब तक संविधान नहीं लागू हुआ, तब तक दलितों को आम शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, और उनको जो है किसी प्रकार का जो है राइट नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, उनको जमीनों पे हक नहीं मिला, उनको मकान बनाने का हक नहीं मिला, उनको संसाधनों का हक नहीं मिला। आप कौन सी जो है जाति की बात कर रहे हैं? आप जैसे अब
कि वंचित जातियों को पिछले 70 साल में कुछ जो अधिकार मिले हैं, वो अधिकारों की थोड़ी खिड़की खोली गई, दरवाजा भी नहीं खोला गया। वो खिड़की से कूद कूद करके इतने वो बाहर आ गए, जब वो दिखने लग गए तो आपको आपकी छाती पे सांप लौटने लग गया। तो ये जो है किसी तरीके से फिर उसी तरीके से उसी को लागू करने की पूरी व्यवस्था को वो कोशिश कर रहे हैं, जो अब संभव नहीं है। अब ये जो बात पार्लियामेंट में उन्होंने कही है, ये बात हमारी मतलब जो है पूरा मतलब 100% मैं देख पा रहा हूँ, अनुमान है कि देश के अंदर बवाल काटने जा रहा है, बवाल होने जा रहा है इस बात को लेकर के, और जाति जनगणना के सवाल में बवाल होने जा रहा है। क्योंकि इस चुनाव मैंने देखा, इस चुनाव में पहली बार जो एक दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के बीच एक जो एकता हुई, जो बातचीत हुई, कैसे संविधान को खतरे में बताते हुए कि संविधान के जरिए जो उन्हें प्रोटेक्शन मिला है, संविधान के जरिए जो उनको राइट्स मिले हैं, जो संविधान से प्रोटेक्टेड होता समुदाय, दलित है, आदिवासी है, महिला है, पिछड़ा है और अल्पसंख्यक है, इन लोगों के बीच कैसे एक अनकही एकता बनी। और इस तरह की जब मोदी जी तमाम इस तरह की कोशिशें की, जिन्होंने जो है तमाम जुमले उछाले बीच में, एक भद्दे से भद्दे बातें कही, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो लोगों ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। वो इसीलिए नहीं दिया कि वो पूरी तरीके से इनकी मानसिकता और इनकी जो राजनीतिक समझ है, कि जिस तरीके से मतलब जो है राष्ट्र मतलब जो है वो जो है हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए आरएसएस का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसको लोग पहचानने लग गए हैं। और इसीलिए पहली बार जनता के बीच ये कॉन्स्टिट्यूशन का डिबेट आई है। और संविधान का डिबेट पहले एकेडमिक हुआ करती थी, पहली बार जनता के बीच ये संविधान का सवाल उठ करके सामने आ गया है। तो अब जनता हर चीज को बारीकी से देख रही है, समझ रही है, इतना आसान नहीं, ये इनके गले की हड्डी मतलब जो है बनने जा रहा है। बनने जा रही है बहुत। जी जी, अभी आते हैं हमारे साथ गिल साहब आ गए हैं। और गिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक दो तीन चीजें हैं, मतलब आपने कल से देख ही रहे होंगे कि अ, जाति जनगणना की जब बात राहुल गांधी करते हैं तो उस पर जवाब देने के लिए अनुराग ठाकुर, और क्योंकि ठाकुर हैं तो ठकुराई जो है उनकी अपनी अपने ढंग से ठकुराई वो पहले भी वो करने के लिए बदनाम हो चुके हैं। गोली मारो सालों को और क्या क्या सब चीजें उनके श्री मुख से निकल चुके हैं। ये जो कल का बयान जो है, भले कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर का बयान है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। क्या वाकई बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, या असल में चरित्र यही है बीजेपी का? मैं अनुराग ठाकुर का कहना है ना कहना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या है कि ये जो पूरा मसला उठा है, बौखलाए हुए हैं, बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा क्या कहना, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। ये जो इस बार जो जिस कारण में जो जीत हुई है ऑपोजिशन की, और ऑपोजिशन जी को सब बदमाशी के बावजूद जो जीत हुई है, हालांकि जीत उनकी ज्यादा होनी चाहिए थी, और जो उसके जितना भी बदमाशी हुई उसके बावजूद जो जीत हुई, उस जीत का ये था कि इसमें जाति बहुत बड़ा कारण था। हम्म, जो इसमें वोट देने वाले कौन है, अगड़ी जातियां हैं, सॉलिडली किसको वोट देती हैं, बीजेपी को। अगड़ी जातियां, खासतौर पर जो अपर अपर कास्ट मिडिल क्लास, वो जी किसको वोट देता है, वो देता है बीजेपी को वोट। ट्रेडिशनल वोटर बन गया उसका। तो पहले कभी कांग्रेस को वोट दिया करता था। अब क्या हम्म, है कि कांग्रेस को पहली बार समझ आई है चीजों को। अभी तक तो कांग्रेस का जो तरीका था, जब कांग्रेस वोट लिया करती थी दलितों का, पिछड़ों का, दलितों का, जी वंचित वर्गों का, उसका एक कारण था कि लोग किसी तरह से विश्वास करते थे कि शायद कांग्रेस बेहतर करेगी, और विकल्प बहुत ज्यादा नहीं थे, तो इस कारण से वोट मिलते थे। और जब से जाति आधारित पार्टियां आने लगी, मंडल का असर दिखने लगा, तब से कांग्रेस खत्म होती गई। अब इनको समझ आया है कि कांग्रेस को भी समझ आया है कि हमें इन मुद्दों को लेकर सीरियसली काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो लोग जो है, लोग पीड़ित हैं, उनको रिलीफ कहाँ से मिलेगा। सवाल है कि जो लोग हैं, जो जो सबसे निचला पिछड़ा तबका है, निचला तबका है,
वो दो पार्ट में फंसा हुआ है। एक तरफ से तो जाति की मार पड़ती है, जो उनको जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना है, जो नौकरियां मिल रही है, जो कुछ पढ़ने की मौका मौका मिल रहा है, जो उनको बढ़ने का मौका मिल रहा है, नहीं मिलता। दूसरी तरफ उनकी जमीनें छीनी जाती है, उन पर अत्याचार होता है, और जो बड़े बड़े साहूकार हैं उनका इनको तिजोरियां भर रही हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले होते चले जा रहे हैं, और लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। सब गरीब कौन हो रहे हैं? सबसे नीचे वाला तबका पहले गरीब होता है, ऊपर वाला बाद में होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जो खासतौर पर राहुल गांधी ने जिस तरह से बात करनी शुरू की है, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सड़ा हुआ मामला है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अर्ध बीजेपी है, और यहाँ तो बीजेपी में जाके बैठ गए हैं। आज बीजेपी में भी एक बहुत बड़ी संख्या कांग्रेसियों की है। तो ये जो कैरेक्टर है भी कांग्रेस का भी अपने आप में बहुत मुश्किल वाला कैरेक्टर है। उसमें ये लड़का राहुल गांधी कोशिश कर रहा है, सॉरी लड़का ना बोलना ठीक नहीं रहेगा, नहीं नहीं, आप जो भी है जिस उम्र राहुल, में है उसमें आप बोल सकते हैं। नहीं राहुल गांधी जो काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है। और उसमें क्या है कि चीजों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। हम्म, और इसमें क्या है, जब जाति जाति का मामला उठाया, जाति के मामले के साथ उन्होंने एक और बात उठाई। उसने ये भी कहा कि एक सर्वे भी होना चाहिए, आर्थिक सर्वे होना चाहिए। आर्थिक हालत क्या है लोगों की, किस तबके की हालत कैसी है, तो इससे साफ पता लगेगा कि कहाँ तक कितनी कितनी विषमताएं हैं, कितना विषमताएं हैं। जो निचला तबका की क्या हालत है, और ऊपर वाला तबका जो थोड़ा सा तबका है, मिडिल क्लास, वो रहता है ठीक ठाक। अब जितने सर्वे हुए हैं, सर्वे के मुताबिक पता लगता है कि 10 करोड़ लोग ही हैं इस देश में जिनकी एवरेज वेज जो है, 10 करोड़ लोगों का वेज 25,000 के करीब है। 10 करोड़ लोग हैं सिर्फ, उनका एवरेज 25 से, जिसमें अंबानी से लेकर एक आम काम करने वाला मिडिल क्लास आदमी, जो आजकल आजकल इंजीनियर जो बन जाते हैं, उनको भी आजकल 15,000 20,000 रुपये मिलते हैं। और ऊपर वाला तबका मैंने मतलब क्या है कि वो छोटा तबका है। और 90% लोग जो है वो 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में जीते हैं। उनकी हालत बहुत ही खराब है। ऐसी हालत में लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ तो चाहिए। और ऐसा ऐसा अब क्या है कि पहले क्या था इलेक्शन में, मुझे याद है इंदिरा गांधी जब इलेक्शन लड़ने जाती थी तो लोगों से पूछा जाता था किसको वोट दोगे, बोले रानी को वोट देंगे, इंदिरा गांधी को रानी मानते थे। अब लोगों में काफी ज्यादा समझदारी है। और ऐसा नहीं है कि इतने दिनों में जो लोगों के पॉलिटिकल समझदारी काफी बढ़ी है, और अवेयरनेस में इतना आ गया है कि अब वो राजा रानी नहीं मानते हैं। हालांकि अभी भी एक ऊपर के देखने की आदत नहीं गई है जी। कि जो आया है वो चाहे मिडिल क्लास है चाहे निचला तबका है। हमारा जो पुराना जो है ना, अंग्रेजों का दिया हुआ, नहीं वो अंग्रेजों की गुलामी खत्म। ताजपोशी बोला जाता है, राज तिलक बोला जाता है। जो मीडिया में जो दिखाया जाता है कि फलाने की ताजपोशी हो रही है। ताजपोशी ये तो क्योंकि मतलब तो राजशाही का प्रतीक है ना। क्योंकि हमारे को डेमोक्रेसी का एक्सपीरियंस बहुत छोटा है। हम्म, और डेमोक्रेसी से ज्यादा हम एक राजशाही में विश्वास करते रहे, राजशाही की गुलामी करते रहे। तो अंग्रेजों की राजशाही रही हो चाहे बाद पहले दूसरे राज्यों में रही हो, राजशाही के अंदर ही रहे हैं। अब भी राजशाही का एक जो भूत है हमारे दिमाग पर सवार रहता है। हम्म, डेमोक्रेटिक जो एक कल्चर है डेवलप होने के लिए जरूरी था कि एक इस तरह की क्रांति होती, इस तरह का फेरबदल होता। हमारे यहाँ फेरबदल बहुत बड़ा नहीं हुआ, हम्म, उछल उथल पुथल नहीं हुआ। अंग्रेज चले गए और अपने औलाद छोड़ गए। और देखिए ना, अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, आईएएस सर्विस। आईएएस सर्विस कौन है? आईएएस वाले कौन होते हैं? वो लड़के जो हैं, यंग लड़के जो 20-25 साल के पढ़े लिखे, खाली ग्रेजुएट करके और कुछ जनरल नॉलेज पढ़ के आ जाते हैं, उनको क्या बनाते हैं? आईएएस अफसर। और अफसर क्या होता है, सीधे वो ऊपर चला जाता है। और जो निचला तबका जो काम करता है, जो नीचे वाले काम करते हैं, चाहे चाहे अपर कास्ट के दूसरे हो, वो क्लर्क ही रहते हैं। बहुत बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा बाबू बन गया, क्या हो गया, रिटायर क्या हो गया, सेक्शन ऑफिसर रिटायर हो गया, सेक्शन ऑफिसर। जी। तो नहीं कभी मैं ब्लॉक, सवाल सवाल ये है कि जो जाति वाला जो सवाल है, ये क्या अब ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है आने वाले समय के लिए, या अब जाति वाला सवाल तो इसी पे पूरा देश विभाजित एक तरह का इस बार मतलब। जो इलेक्शन हुआ, इस बार जो जी। इलेक्शन हुआ है उसके हम्म, रिजल्ट जाति वाला मामला कोई लेके आया है। लोगों में जो बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन की बात, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जाति का प्रोटेक्शन है, यही मेन मुद्दा था।
यही डर था लोगों को कि अगर इनको ज्यादा पावर आ गई इनके पास तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो आरक्षण दिया गया है, जो लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है, बहुत थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, बहुत जो भी मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। आरक्षण के चलते लोगों को पढ़ाई लिखाई का मौका मिलता है, लोगों को एडमिशन मिल जाते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कॉलेजों में। क्योंकि अभी भी क्या है कि जो दलित और पिछड़ा तबका है, कितने लोग ग्रेजुएट हैं? ग्रेजुएट ग्रेजुएट में से 2% लोग, 3% लोग हैं ग्रेजुएट। ग्रेजुएट ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, नौकरी तो दूर की बात है। पढ़ाई लिखाई होगी तभी तो नौकरी मिलेगी। पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, कारण क्या है कि नीचे से ही लोग पढ़ नहीं पाते, इतनी गरीबी होती है, इतनी बुरी हालत है स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की हर जगह में। और ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा है बच्चों का, खासतौर पर निचले तबके का, कि वो पढ़ाई में पहुंच ही नहीं पाता है। और फिर आगे नौकरी मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। क्लर्क बनने के लिए भी तो कम से कम 12 क्लास जी पढ़ा लिखा चाहिए। जी। 12 नहीं, मेरे ख्याल ग्रेजुएट ही चाहिए आजकल। क्लर्क हम्म, बनने और आईएएस बनने के लिए एक ही शायद है, एक ही क्वालिफिकेशन है। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, और इस मुद्दे को लेके ही इलेक्शन होंगे आने वाले दिनों में। और अभी सबसे बड़ी जरूरी है कि इस पर आंदोलन नहीं बिल्ट हो रहे। अगर आंदोलन बिल्ट होते हैं तो बीजेपी के नाक में दम किया जा सकता है, नाक में बीजेपी को दम रियल पे। चैलेंज किया जा सकता है। जी हिंदू के नाम पर जो पार्टी आई है, हिंदू कौन है? मैं तो नहीं जानता हिंदू कोई होता और जात नहीं होती उसकी। हिंदू होने का मतलब जात होना जरूरी है। अगर जी हिंदू है जी तो जात है, जात है तो जात है, तो जात में अधिकतर लोग निचले होंगे और थोड़े से लोग ऊपर के होंगे। 15% ऊपर वाले हैं और 15% या जो भी कही है उससे कम ही होंगे, और निचला 85% है। जी। तो जाति तो इस धर्म के साथ जुड़ी हुई है आपके। आप उसी धर्म को लेके डंका पीट रहे हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप किस धर्म की बात करते हैं जो कि ऊंच नीच की बात पहले ही करता है, पहले ही लोगों को पैदा करता है नीचा नीचा और ऊंचा। तो जी ऐसी ऐसी धर्म की बात आप करते हैं, तो पहले ही वो धर्म इतना विकृत है, उसको और आप क्या करना चाहते हैं? और जहां तक सवाल है अनुराग ठाकुर जैसे लोग, वो तो, उन लोगों के बारे में क्या बोला जाए? जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में घटिया बोलना भी उनको, उनको इनसे ज्यादा अच्छा बोलना है। इनके तो, इनके लिए कोई शब्द नहीं है। ये तो बिल्कुल गैर गुजरे लोग हैं। जी। और नहीं इतना नहीं, इन्होंने, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये पूरी मानसिकता बीजेपी की भी तो हो सकती है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो उनकी। आज ये बीजेपी की मानसिकता है, मानसिकता तो बीजेपी की ही है। बीजेपी की मानसिकता है। अब जब हिंदू बनता है कोई, अब मुझे ये नहीं समझ आता है, जब हिंदू बन के बीजेपी ज्वाइन करता है कोई पिछड़ी जात वाला, तो उसको क्या उसकी जाति बदल जाती है? क्या ऊंची जाति वाला बन जाता है? उसको शर्म नहीं आती बीजेपी ज्वाइन करते हुए? ऐसी पार्टी ज्वाइन कर रहा है जहाँ पर उसी रूढ़िवाद को लेकर चल रहा है जो, दूसरा दूसरा एक एक सवाल और उभर के आ रहा है कि नीतीश कुमार अभी इनके एलआई हैं, प्रमुख एलआई हैं बीजेपी के केंद्र की सरकार में। बिहार में जाति जनगणना उन्होंने कराई थी। आज पूरी पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ खड़ी हो गई। तो क्या इसका असर नीतीश कुमार को भी झेलना पड़ेगा, या इस पाप के सहभागी वो भी कहलाएंगे? नीतीश कुमार तो खत्म हो गए। नीतीश कुमार का खात्मा हो चुका है। नीतीश कुमार ने अपने को खत्म कर लिया है। जो थोड़ा बहुत जी था उसमें, वैसे तो वो कभी अपॉर्चुनिस्ट नंबर 1 रहे हैं हिंदुस्तान, पर उनमें जो भी थोड़ा बहुत था, थोड़ी बहुत, वो भी अपने खत्म कर लिया है। बीजेपी ने एक काम किया है कि नीतीश जैसे लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दो, ताकि आइंदा, और इलेक्शन में देख लीजिए, इलेक्शन रिजल्ट से पता लगता है नीतीश का क्या हाल हुआ। किसको फायदा हुआ? बीजेपी को फायदा हुआ, जी जी फायदा नहीं हुआ। और वो भी वहां पर गड़बड़ी करके फायदा हुआ। नीतीश ने गड़बड़ी करवा के दिया है। नीतीश के बारे में कहा जाता है कि इलेक्शन को ब्रिक करने में बहुत स्पेशलिस्ट है, माहिर है वो आदमी। उसने इनको फायदा पहुंचाया है और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। कहाँ नीतीश की कितनी इज्जत हो रही थी, और कहाँ आज क्या हाल है, कोई पूछता भी नहीं है उसको। कैसे बेचारा खड़ा होकर हाथ जोड़ के मोदी के सामने कांपता रहता है। तो उसकी तो मतलब कुल हालत, कुल मिला के ये माना जाए कि इस पाप में वो भी सहभागी है, चाहे जो भी हो, कांपते हो लोगों या जो। को लोग करते थे, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने में साथ आ गई है। तो धोखाधड़ी हो रहा है लोगों के साथ में, तो नीतीश जैसे लोग सबसे आगे है, सबसे जी आगे है। जी जी जी, एकदम सही कह रहे हैं। हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे राम कुमार जी। आपसे मतलब दो दो मतलब
जो अभी मुद्दा चल रहा है उसके इतर भी है। एक तो जो दो तरह का पूरा एक मसला है, खास करके जनगणना जब होता था तो शायद दलितों की गिनती होती थी, दलित और एससी एसटी की गिनती होती थी, ओबीसी की नहीं होती थी। अब उसमें भी बिहार में अति पिछड़ा और पिछड़ा, ईबीसी और ओबीसी एक पूरा बना दिया गया। तो क्या अब इस जाति गणना से, 2011 में गिनती हुई थी हाँ गिनती हुई थी लेकिन वो तो सामने नहीं आया, निकाला नहीं गया, दबा के रखा गया। वो दबा के रख दिया गया। और जब तक कांग्रेस का कहना है कि जब तक इसको निकालते तब तक हमारी सरकार बदल गई थी और सब गड़बड़ हो गया था। ये झूठ है अ, बिल्कुल। हमें झूठ है सच है वो तो हम अभी उसका अलग से हम बात कर लेंगे। अ, जो आपसे जो सवाल था कि दो चीजें हैं, एक तो अ, मैंने तथाकथित जो हिंदू बने रह के और जो हिंदू धर्म के जो सांस्कृतिक आयाम है वो आपको वहीं से विभाजन शुरू करता है। एक तो यह है कि क्या वो ही विभाजन स्वीकार करते हुए क्या कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है सांस्कृतिक रूप से, या जब आर्थिक स्थिति बदल जाएगी तो सांस्कृतिक स्थिति भी बदल जाएगी। दूसरा यह है कि अ, जो चैंपियन थे खास करके जातियों के, खास करके मतलब पिछड़ी अति पिछड़ी और दलित जातियों की चैंपियन पार्टियां थी, वो कैसे धीरे धीरे मतलब साइड होती गई, खास करके बीएसपी का जो उदाहरण है, तो इस पे थोड़ा सा हम आपसे जानकारी चाहते हैं। हिम्मत जी, जैसे अभी आपने गिल साहब से सवाल किया था कि क्या भाजपा कह रही कि हम इसके अनुराग ठाकुर के बयान से अलग करते हैं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने तो पूरा भाषण उसका जो है, जो एक्स पे मतलब जो है रीट्वीट किया है, और ये बोला है कि जो है अरे देखिए प्रतिभावान युवक इस तरीके से, इनसे प्रेरणा लेने के लिए सब लोग सुनना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री कह रहा है। जब इस हम्म। देश का प्रधानमंत्री ही उसके इस अनर्गल बकवास को प्रमोट कर रहे हैं, तो पूरा जो है उस कुनबे के, जो कुनबे के मुखिया ही प्रमोट कर रहा, तो कुनबे पूरे उसमें जो है कहा जाता ना जिसे गांव में कि भाई पूरे इस गांव के कुओं में भांग पड़ी है, तो वहां तो पूरी की पूरी भांग ही पड़ी है, वहां तो सब ऐसे ही जो है बैठे हुए हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री न्यूट्रल भी नहीं है, बल्कि उसको कह रहा कि सुनना चाहिए सबको, जो है मस्ट बी लिसन, मतलब जो है वो एक्स पे वो सबको लिख रहा है। तो ऐसे, तो एक तो वो सवाल दूसरा आता है। दूसरा सवाल जो आपने कहा था कि जो पूरा जो जातियों का सवाल है, और जो मतलब जो है वो अ, मंडल का सवाल, मंडल का था। अब ये जिस समय जो जाति, जो बहुजन समाज पार्टी का पूरा इमरजेंस जैसे हुआ फिर खत्म हो गया। अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक ये है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक दौर होता है, जैसे वो ये जो तथाकथित जो हिंदू समाज जो कहा जाता है, हिंदू तो कोई अपने आप में समाज नहीं है, और इसको अब जो है नया शब्द आने लग गया कि हिंदू नहीं, हम सनातनी हैं। सनातनी का मतलब वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित। तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित जब वो समाज बताने लग जाते हैं, तो उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आता है, और उसमें दलित तो आउट ऑफ वर्ण है, वो तो वर्ण का हिस्सा ही नहीं है दलित जो है, तो वो आउट ऑफ वर्ण। इसीलिए बाबा साहब ने माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था कि जब देश आजाद हो रहा उसके पहले उन्होंने एक अल्टरनेटिव कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था कि इस देश में ये जो वर्ण व्यवस्था के जो हिस्से हैं चार, इनके अलावा हम माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी को क्या राइट्स चाहिए इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बाबा साहब ने अपने आप को माइनॉरिटी कहा था। माइनॉरिटी कह करके फिर बाद में उसको जो है गांधी जी और उनके साथ जो तमाम वो जो पूना पैक्ट और ये सब जो पूरे चक्कर हुए, उन चक्करों के बाद जो है वो आकर के यहाँ पर जो है खत्म हुआ आकर के जो है वो। लेकिन फिर भी बाबा साहब मतलब इस बात को साफ तौर पे कहते थे कि इस देश के, यह देश देश तब तक नहीं बन सकता जब तक इस देश के अंदर जातियां मौजूद हैं और जाति समाज मौजूद है। जब तक अंतर जाति विवाह नहीं होगा, इस देश की जातियां नहीं टूटेंगी,
तब तक ये देश एक देश नहीं बन सकता है। ये जातियों का एक समूह बना रह सकता है और इसका जो है जातियों का एक समूह बना रह सकता है और ये देश कभी नहीं बन सकता है। उनका ये हमेशा से जो है उनका ये मानना था। और उन्होंने कहा बहुत चालाकी के साथ इस वर्ण आश्रमी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बहुत चालाकी के साथ दो तरीके के वर्ग बनाए, दो तरीके के मजदूर बनाए हैं। एक घर के दो तरीके के बंधुआ बनाए उन्होंने, बंधुआ मजदूर, दो तरीके के बंधुआ गुलाम बनाए उन्होंने। एक घर के अंदर काम करने वाला और एक घर के बाहर काम करने वाला। घर के बाहर जो काम करने वाला वो अनटचेबल हो गया। जो घर के अंदर काम करने वाला उसको उन्होंने कहा कि वो थोड़ा थोड़ा इतना तक कि घर के अंदर घुस के वो हमारा काम करे, इसलिए घर के अंदर घुसने के लिए उसको इजाजत दी गई, ना कि उसको हिंदू धर्म में कोई एंट्री दे दी गई जो है। तो ये बाबा साहब बहुत साफ तौर पे इस बातों को कहते हैं। और बाबा साहब ने दूसरी बात ये भी कही थी कि जब तक जाति आइडेंटिटी का सवाल उठता रहेगा तो ये सारे सवाल वो हिंदू धर्म की जो पूरी जो फसल है वो कटती रहेगी। तो बहन जी का अब दूसरे सवाल बाद आएंगे। बहन जी वाले सवाल पे जो बहुजन समाज पार्टी का इमरजेंस हुआ, बहुजन समाज पार्टी की इमरजेंस जब काशीराम के रिजीम में हुआ, काशीराम ने जिस तरीके से किया, काशीराम ने एक बहुजन आइडेंटिटी बनाई थी। काशीराम के उस पूरे दौर में हम ये देखते थे कि मान लिया मतलब जो है हिम्मत सिंह जी हमारे घर आए तो किसी ने पूछा कि भाई कौन सी बिरादरी है, तो उन्होंने कहा ये बहुजन, अपने बहुजन है। वो एक बहुजन आइडेंटिटी की तरफ ले जा रहे थे। वो कास्ट खत्म करके वो किसी कास्ट नहीं बने, बहुजन, ये अपने बहुजन भाई हैं, बहुजन भाई। एक बहुजन भाई का एक कॉन्सेप्ट बन रहा था और एक सबको एक बहुजन के दायरे में ला करके एक बड़ी एक ब्रॉडर मतलब जो है वो एक लाइन खींच रहे थे। लेकिन जैसे ही मायावती आई तो मायावती ने तुरंत वो जाति भाईचारा जो शुरू किए और उसमें जो जातियों के समाज को मजबूत करना कि ब्राह्मण और दलित चमार जाति भाईचारा, बनिया और जो है बैकवर्ड जाति भाईचारा, वो जो है वाल्मीकि और फला भाईचारा, धानुक फला भाईचारा, ये जो है यादव और ब्राह्मण भाईचारा, ये जो भाईचारे बनाने शुरू किए, इससे हो रहा था कि जो एक लेवल पे जो एक बहुजन आइडेंटिटी बन रही थी, उस बहुजन आइडेंटिटी को उन्होंने खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया, जब जाति आधार पे आप चीजों को मजबूत करने लग जाएंगे, जाति स्वाभिमान सम्मान जब मजबूत करने लग जाएंगे, तो हिंदू धर्म जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था चाहती है कि जाति बनी रहे, जाति न टूटे किसी तरीके से, तो उसका आप 50% काम कर दिया आपने जो है। जब कर दिया तो अल्टीमेटली फिर आपके हाथ में तो कमान रह नहीं रही थी, तो जानी थी आपके हाथ से कमान। तो ये तब जब तक जाति सवाल को गौण रख करके आप एक सोशल यूनिटी और एक ब्रॉडर यूनिटी नहीं बनाते हैं, और बाबा साहब के मुताबिक जब तक अंतर जातीय विवाह दूसरी चीजें नहीं होंगी, तब तक कास्टलेस सोसाइटी नहीं बन सकती है। अब हम बार बार कहते हैं कि जो कि अब ये आज तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और नया कानून कल पास कर दिया कि जो अंतरधर्मी जो लोग धर्म परिवर्तन करते थे, तो धर्म परिवर्तन के नाम पे जो है मतलब जो 7 साल की सजा कर दी। अंतर जाति विवाह अगर अंतरधर्मी कोई विवाह अगर कर लिया तो आजीवन कारावास है उसमें। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरीके का जो है कानून कल पास कर दिया विधानसभा के अंदर जो है कि अब जो है एक तरफ आप बता रहे हैं ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल पे ये तो संविधान में स्वतंत्रता जो दी गई है, उस पूरी स्वतंत्रता, यही हिंदू धर्म का, तो इस समय योगी जी हिंदू धर्म के बड़े चैंपियन बन रहे हो और संघ का उनके पीछे जो है बर्दाश्त प्राप्त है। तो वो मतलब जो है वो मोदी बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन कि योगी बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन, उस पूरे उसमें लग करके वो ये सब ये यहाँ पर प्रक्रिया और प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो ये लोग इस तरीके की कोशिश में लगे हुए हैं, कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि बहुजन आइडेंटिटी का जो पूरा जो अरे मंडल कमीशन के सवाल को के नाम का सवाल अब भी वैसे ही है, दबा हुआ है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। यह जो दूसरे जो सवाल हैं, ये रिजर्वेशन के सवाल, बेरोजगारी के सवाल और तीसरे सवाल, ये कोई सवाल खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि कोई इस तरीके का प्लेटफॉर्म, इस तरीके की चीजें लोगों के पास नहीं मौजूद हैं, तो कहाँ पर वो करें। लेकिन
आप वन टू वन किसी से बात करने लग जाइए, कैमरा लेके सड़क पे टहलने लग जाइए, अभी आपको मतलब जो है 100 में 70 लोग जो है ये जाति के सवाल पे और संविधान के सवाल पे और मंडल के सवाल पे, एजुकेशन के सवाल पे, रिजर्वेशन के सवाल पे आपको जो है मुखर होकर के बोलते मिलेंगे, मुखर होकर के अपनी बात कहेंगे। वो जो है, तो अब इसको देखना इस तरीके से कि कैसे मतलब जो है ये जो पूरी बात भाजपा जो ने कहा है और प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, उसको जो है आगे रीट्वीट करके और उसको कहा है देखना चाहिए, कहीं भाजपा कोई बड़ा गेम प्लान तो नहीं कर रही है इस तरीके का कोई जो है एक विस्फोटक कोई जो है कुछ करने का। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनका वो चल पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से उसको लिया है, जिस तरीके से उसको किया है, और अखिलेश का जिस तरीके से जो है साथ खड़ा होकर के जो है तुरंत उसको मतलब जो है प्रतिवाद करके पूरा जो विपक्ष की एकता है, एकता पूरी तरीके से जो पूरी बनी हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो जो भी कुछ प्लान कर रहे होंगे, जैसे अभी उन्होंने कावड़ियों वाला जो पूरा प्लान किया वो भी एक विस्फोटक उन्होंने बनाने की कोशिश किया, वैसे इसी तरीके से तो इनका कोई बड़ा दूसरा कोई मतलब प्लान है जिस प्लान को ये जो है आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि मोदी जी का जब ये बात रिट्वीट करना ये कोई आसान काम नहीं है, इसका मतलब कोई उनके दिमाग में खुराफात या कोई इस तरीके की चीजें चल रही हैं जिसके जरिए वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अब विपक्ष इतना मजबूत है, भी इतना हालत जो उनके बस में नहीं है, तो मैं उसी के मद्देनजर कह रहा हूँ कि ये चर्चा गांव गांव घर घर ये शुरू हो गई है, और हम्म। इतनी तेज से चर्चा शुरू हो गई है कि इस पे एक भी आह्वान, एक भी कोई भी जो है, अब वो इस मामले में जब जो है वही जो गिल साहब कह रहे कि राहुल तो जो भी कुछ करे लेकिन कांग्रेसी लोग उसमें आगे बढ़ के आए तब ना, अगर इसको कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका सड़क पे आकर के विवाद करने लग जाए, अभी हजारों लोग खड़े हो जाएंगे उसके साथ, सैकड़ों लोग निकल, एक हजारों एक चीज हजारों और लोग। है कि कहीं ये जो पूरा सवाल है, इसने दलित और ओबीसी के बीच में जो एक खाई थी, शायद उसको पाटने में भी कामयाबी हासिल की है। मैं कह रहा हूं कि संविधान ने मतलब जो है एक बड़ा काम किया था इस चुनाव में, जो दलित और पिछड़ों के बीच एक खाई काम बांटने की कोशिश किया। अब इस तरीके के बयान और इसको मजबूती देंगे, हम्म, और मजबूती देंगे, और ये दोनों को संयुक्त रूप से लड़ने के लिए एक साथ ला करके खड़ा कर देंगे। खड़ा अब करें। हालत ये बन रही कि इनको दोनों को संयुक्त रूप से ला करके ये सड़कों पे उतार देंगे और इनको संयुक्त रूप से खड़ा कर देंगे, क्योंकि लोग तो देख रहे हैं ना, आप छाती ठोक रहे हैं कि हम 80 लाख लोगों को जो है 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। अब लोगों की आंखों में पट्टी नहीं रह गई है, लोग अब खुले दिमाग से देख रहे हैं, और इस देश की जनता जो निर्णय करती है वो सोच समझ के करती है, तो बहुत सोच समझ के हमने भाई, हम लोग किसी को वन टू वन तो समझाने ही नहीं गए, ना पॉलिटिकल पार्टी गई, लेकिन हम्म, निर्णय लोगों ने किया जो सोच समझ करके किया। तो जो 5 किलो अनाज पर आप जो है बता रहे हैं और छाती पीट रहे हैं कि लोगों की जो गिल साहब बता रहे थे लोगों की इनकम, कि लोगों को रोटी, सिर्फ रोटी खा करके किसी तरीके से मतलब जो है बच्चे पाल रहे हैं, और बच्चे भी कुपोषित, हमारे समाज के जो है जी बच्चे जी। इतने कुपोषित और इतने वो हैं, तो वो लोग क्या देख नहीं रहे हैं, इलाज कराने की उनकी स्थिति नहीं रह गई, बच्चे पढ़ाने की उनकी स्थिति नहीं रह गई, 10 रुपए खर्च करने की उनकी स्थिति नहीं रह गई, सारी चीज स्थिति नहीं रह गई। और आप फिर ये जाति और इन सवालों को जो है आप उठाएंगे, तो इस पे जातियां इकट्ठी होकर के ऐसा टूटेंगी कि इनको संभाले नहीं संभलेगा। जी जी, एकदम सही कह रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट अशोक कुमार जी जुड़े हैं, और खास करके बहुजन पॉलिटिक्स के मतलब के लिए भी जाने जाते हैं वहाँ बिहार में। अशोक जी, ये अभी जाति जनगणना हुई थी बिहार में। आप अपना अनम्यूट कर लीजिए वहां से, और वीडियो अपना ऑन कर लीजिए। अशोक जी, आप हाँ, अपना अनम्यूट कर लीजिए। जी, अब आप अनम्यूट हो गए हैं।
जो रास्ता हो बिहार ने गए। दिखाया, जी जी। और वीडियो आपकी हम्म, चली गई है, वीडियो चली गई है, वीडियो भी ऑन कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आ, ऑफ रहने देते हैं, ठीक है। ना ना, आप मत रहने हाँ, दीजिए, आप सामने आइए। अच्छा ठीक, अच्छा जी। ठीक है, ठीक। हाँ। तो केवल ये दो चीजें हैं कि जो रास्ता बिहार ने दिखाया था, जाति जनगणना जी। का मसला, और हम्म, जबकि लगातार सारी ताकतें जो भी हैं, सवर्ण ताकतें कहिए, वो लगी हुई हैं कि किसी भी तरह से ये एकता ना हो पाए। खास करके जो हम्म, पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां और दलित जातियों के बीच में, आदिवासियों के बीच में किसी तरह की एकता हम्म, ना बन पाए, या कहीं न हम्म, कहीं जो भागीदारी है सत्ता में या संसाधनों पे, वो हाथ से न छूटने हम्म। पाए। क्या अब लग रहा है हम्म। कि मतलब कहिए कि अब गोले में, बारूद में चिंगारी लग गई है, अब विस्फोट होने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो ऐसी स्थिति बन रही है जी। कि लोगों में के अंदर जातीय जनगणना को लेकर के काफी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर में कौन सा वर्ग इसका विरोध कर रहा है, वो शक्तियां कौन है, और उन शक्तियों को लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। देश के कुछ मुट्ठी भर तबका, जिसको हम उच्च वर्ग कह सकते हैं या अपर क्लास की जातियां कह सकते हैं, ये जातियां ही विरोध में है कि गिनती ना हो। गिनती ना होने के पीछे वजह क्या है कि आप उन, मैंने दो बात है। अब देखिएगा, इसको उठाया जाता है कि क्या जाति को बरकरार रखना चाहते हैं। हम्म। हमारे आपके चाहने से बरकरार नहीं रहेगा, ये तोड़ने से भी हजारों साल लगेगा। तो क्या हम्म। हम 1000 साल तक पिछड़े दलितों को या पिछड़ी जातियों को निचले पायदान पर रखना चाहते हैं, या उनके साथ न्याय करना चाहते हैं? तो न्याय के दृष्टिकोण से जनगणना होना निश्चित रूप से सही है और होना चाहिए, ताकि देश को और उन तबकों को ये पता लगे कि मेरी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति क्या है। और उसके साथ साथ सरकार को भी यह समझ में आए कि इनके, इन जातियों की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्टेटस है, उसके आलोक में जो डाटा आया है, उसके आलोक में कौन सा प्रोग्राम बनाया जाए डेवलपमेंट के लिए उनका, इस नजरिए से देखने की जरूरत है। लेकिन इसको डाइल्यूट किया जा रहा है लगातार कि इससे जाति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि मिलने का बात नहीं, उनकी मंशा है ये गिनती ना हो, जिसके कारण इनका आवाज मुखर हो, हिस्सेदारी का सवाल नहीं उठे। इन पर ये प्रतिबंध लगाने के दृष्टिकोण से, रोकने के दृष्टिकोण से ऐसी आवाजें उठ रही है। जी। नहीं, एक एक सवाल यही और है। है कि उत्तर बिहार में जो ये कैप तोड़ा गया था, 60% या सत्तर जी। परसेंट आरक्षण को, जिस जनगणना के आधार पे, जाति जनगणना के आधार पे आरक्षण का जो जी। दायरा बढ़ाया गया था, उसको हम्म। हाई कोर्ट ने वहां से खारिज कर दिया। तो हाई, देखिए, हाँ, ये जो पूरा जो देखिए, हाँ, तरीका हाँ, है रोकने का। देखिए, दो चीज आप देख समझते हुए, न्यायपालिका भी जो है ना, वो कुछ लोगों के मुट्ठी भर ताकतों के हाथ में, इसमें इसको हम इनकार नहीं कर सकते। निश्चित रूप से अवमानना के डर से लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन जुडिशियरी का अगर रोल देखते हैं कि जब किसी इशू का होता है पक्ष लेना, तो वहां उनको देखते हैं कि साइलेंट में रहते हैं। जैसे उदाहरण है कि जब रिजर्वेशन का 50% का मापदंड था, सीमांकन किया हुआ था, 10% कैसे बढ़ोतरी हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट और कोई जुडिशियरी इसको क्यों नहीं ध्यान दिया कि 50% का आप एकाएक किस आधार पर तोड़ दिए, रिजर्वेशन देकर 10%। तो यहां पर देखिएगा कि उनका दृष्टि बदल जाता है। हम्म। और जब लोगों को देने की बात आती है, तो निर्णय उन्हीं के हाथ में लमसम, जो इनको लीड करते हैं, उन समाज से आते हैं। बिहार की जहां तक बात है, तो आप एक चीज जानते होंगे, पटना के जुडिशियरी में इस बार देखे जो यह प्रतिबंध लगाया, उसमें अति पिछड़ा समाज का ही जज है ना, अच्छा। जो उनको रखा गया जानबूझ करके, कुमार जाति से वो थे, उनको रखा गया जानबूझ करके कि एक मैसेज दे सके कि फॉरवर्ड जाति खाली जज नहीं था जिसको रोका गया है।
इस बात को, ये बात लोग नहीं जान रहे हैं। तो इस बातों को समझना होगा कि न्यायपालिका पूरे मानसिकता से इस मामले में लीड करता है और वो नहीं चाहता है सामाजिक विकास के मुख्यधारा में देश को आगे बढ़ने के लिए। वो खास वर्गों के हित में भी वो भी काम करती है, इसमें हम कतई दो मत नहीं कर रख सकते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि न्यायपालिका भी कुल मिला के अपर क्लास के हाथ में खिलौने की तरह दिखता है। कभी कभी उनके अच्छे रोल दिखते हैं, वो लोकतंत्र के हित में और संविधान के हित में दिखाया जाता है। वास्तविकता है कि वो किसी खास वर्ग के हित में काम कर रहा है। वर्ग के लिहाज से और जाति के लिहाज से जो वर्चस्वशाली जातियां हैं, वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ज्यादा है जुडिशरी में। पूरा प्रभाव है, पूरा प्रभाव है, इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। जी जी जी। आप अगर नहीं कहेंगे, ये क्योंकि सब्जेक्ट जाति पर है, बिहार में बहुत सारी हत्याएं हुई थी और बहुत लोग मारे गए थे। उन केसों में जो लोग बरी हुए खास एक जाति के जज के द्वारा सब लोग बरी हो गए, बातें बसानी से सारे लोगों का। तो इस पर कौन जज बोल पाए कि ये गलत हुआ है? तो इसको समझना होगा, एक खास जाति के जज ने काम किया है, इसको हम नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छे थे। वो एकदम जातीय दृष्टिकोण से अपने जाति को बचाने में, मदद करने में जो हो सकता है जुडिशियरी की तरफ से, वो काम किए हैं, इसमें इससे कतई दो मत नहीं है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। गिल साहब, जी जी, दो तीन सवाल खड़े किए जाते हैं, खास करके इसको लेके कि जाति जनगणना होगी तो फिर से देश में जातीय वैमनस्यता बढ़ जाएगी, जातीय विभाजन बढ़ जाएगा, और ज्यादा जो क्या बोलते हैं, जो एक तरह से लोग मिलना जुलना शुरू किए हैं, शायद वो फिर खत्म हो जाएगा। क्या वाकई ये है, या वाकई मैंने गिल साहब से मैं बात कर रहा हूँ, आपसे भी आऊंगा अशोक जी, कि क्या वाकई ये समाज को तोड़ेगा, या एक बृहत्तर जो श्रमिक समाज है या श्रमजीवी समाज है उसको जोड़ेगा, या उसकी दावेदारी को मतलब सामने ले आएगा? आप वो कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। गिल साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए। कर ले रहे कर। ना गिल साहब की बात। पानी पी लेते हैं। आ रही आवाज? जी जी हाँ। असल में जाति के 3 आयाम हैं, एक तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। सवाल ये है कि जब किसी समाज में एक बंटवारा है पहले से, कि तबकों में बटा हुआ समाज है, उसका एक तबका है जो छोटा तबका है, वो संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर रहा है, और जो दूसरे तबके हैं उनको संसाधनों का फायदा नहीं पहुंचता। संसाधन में क्या है? जाति आरक्षण में सिर्फ नौकरियां नहीं, हमारे कॉलेज है, हमारे अस्पताल है, हमारे स्कूल है, हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, हमारी जो आईआईटी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऐसी खास यूनिवर्सिटी सब है। ये सारे हमारे संसाधन है। उन संसाधनों का मैक्सिमम इस्तेमाल कौन कर रहा है? जो पहले से ही संपन्न है। यानी जो संपन्न जातियां हैं, जो कथित रूप में संपन्न जातियां हैं, कथित रूप जातियां जो संपन्न है, ऊपर वाली जातियां, वो उसका इस्तेमाल करें। तो उसका मतलब क्या है कि जो पहले से संपन्न है वो सारी संपदा पर उसने कब्जा कर रखा है। तो अब सवाल है बंटवारा कैसे होगा? साझेदारी जो बात करें, साझेदारी सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिटिक्स की साझेदारी तो बाद में आएगी, पहले तो समाज में हो, आपके अर्थ अर्थव्यवस्था में हो, अर्थव्यवस्था में हो, जो समाज में होगा, जो समाज की जो साधन है वो सब बराबर बटे, लोगों को बराबर फायदा हो। अब अगर बीमार होता है दलित परिवार का कोई आदमी, वो कहाँ जाएगा? उसको अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी। मगर अगर संपन्न परिवार का होगा तो अपना इंतजाम करे, जुगाड़ लगाए, कहीं ना कहीं एम्स में भर्ती हो जाएगा। तो ये सारे मामले में जो लंबी लाइन लगी होती है एम्स में, पता लगता है कौन लगे हैं लाइन में।
ज्यादातर गरीब वर्ग के लोग हैं। तो इसमें क्या है कि हर जगह एक सवाल है सांझी करने की, सांझी विरासत, सांझी हमारी जितने भी हमारा संपन्न हमारा संपदा है उसका इस्तेमाल करने का हक होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि अब साझेदारी उसमें चाहिए, जी जिसमें क्या है कि हर जगह उनको बराबरी का हक मिले। तो ये आप जब तक गणना नहीं होगी, जब तक गणना नहीं होगी तब तक पता नहीं लगेगा कितने लोग हैं किस समाज के, उनको कितनी साझेदारी मिलनी चाहिए। अब दिक्कत ये थी कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो उनके बच्चे ज्यादा होते हैं, उनकी जनसंख्या वृद्धि में तेजी ज्यादा है, उनकी रफ्तार जो जनसंख्या वृद्धि की ज्यादा है। तो इतने सालों बाद जो 35 में हुआ था जनगणना, इसमें जातिगत जनगणना की गई थी, 35 और अब में बहुत फर्क आ गया। इसमें क्या है कि संख्या निचली और पिछड़ी जातियों की बढ़ गई है। या मुसलमानों की बात होती है, मुसलमानों से भी ज्यादा जो जितना गरीब तबका है, जितना निचला तबका होता है, उतना ज्यादा उनकी जनसंख्या बढ़ती है। तो जनसंख्या जो बढ़ी है तो उनकी तादाद भी बढ़ी है। तो जो परसेंटेज की बात, 50% की बात करते हैं, तो तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो उसको उसका एक्चुअल रूप सामने आना चाहिए। तो ये जनगणना बहुत जरूरी है इसके लिए, कि ये बेसिक डेटा है कि इसके आधार पर हम तय करेंगे कितना आरक्षण कहाँ मिले। और बार बार जब बात करते हैं कि हुनर की बात करते हैं कि टैलेंट, कहते टैलेंट वाले को मिलता नहीं है। ये अपर कास्ट वाले लोग ये बोलते हैं ना, टैलेंट के चलते हमें नौकरी नहीं मिली। वो मेरिट मेरिट बोलते हैं। मेरिट, या जो भी मेरिट कम मेरिट वाले को मिल गई। अभी मेरिट क्या चीज है मुझे तो समझ नहीं आया। अगर गाड़ी चलाना है, अगर गाड़ी चलाना है तो गाड़ी चलाने का अगर मौका नहीं दोगे बच्चे को, तो उसको मेरिट कहाँ से देखोगे कि अच्छा गाड़ी बनाने वाला बनेगा कि नहीं। पहले तो गाड़ी चलाना सीखेगा, तभी तो जाके आगे गाड़ी चलाएगा, तभी तो अच्छा चलाएगा या बुरा चलाएगा। तो वो क्या है कि टैलेंट और मेरिट की जो बात है, ये इसके साथ में आरक्षण का कोई लेना देना नहीं। आरक्षण से टैलेंट कम नहीं होता है, हर तबके में टैलेंट होता है। हर तबके में थोड़ा अलग तरह के लोग होते हैं, हर एक का टैलेंट होता है। कोई भागने में तेज होता है, कोई गाने में तेज होता है, कोई पेंटिंग में तेज होता है। अब जैसे कहते हैं डॉक्टर वाले केस में, इसमें जो आपके ये नेट वाले केस में कह रहे हैं कि अनटैलेंटेड लोग आ जाएंगे, जो लो मेरिट वाले लोग आ जाएंगे, तो डॉक्टर लोग फिर गलत दवाइयां देना शुरू कर देंगे या गलत ऑपरेशन कर देंगे। अब ये बताइए कि ऑपरेशन करने के लिए सर्जन का एक जो सर्जन की जरूरत है, हर आदमी सर्जन तो नहीं बन सकता। कुछ खास लोग ही सर्जन बनने का, जिसमें हाथ होता हुनर होता है, उनका हाथ अच्छा हो, कई मामला हो, तब जैसे सर्जन। मगर पहले डॉक्टरी करेगा तो सर्जन बनेगा। आप तो घुसने ही नहीं दे रहे। तो सवाल है कि हर तबके को मौका मिलना चाहिए। जो हमारे संसाधन है जितने भी हमारे हमारे यहाँ पर, पहले तो कॉलेज बढ़ने चाहिए, यूनिवर्सिटियां बढ़नी चाहिए, और अस्पताल ज्यादा होने चाहिए, हर तरह के जो स्कूल अच्छे होने चाहिए हर लेवल पर। मगर क्या है कि उसको उसके अलावा मगर जो एग्जिस्टिंग है, जो अभी है, उसमें किसका बोलबाला है। और जहां तक आपके जुडिशरी का सवाल है, जुडिशरी में किसका बोलबाला है। सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए कितने जज हैं जो दलित का दूसरे हैं, औरतें भी नहीं है। सवाल है कि आप जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उस तरह जेंडर इक्वलिटी का बात, जेंडर वाले मामले में, औरतों के मामले में भी वो बात है। औरत, कास्ट और माइनॉरिटी, तीन तबका है जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, माइनॉरिटी का भी हालत एक तरह का पिछड़ी जातियों की तरह है, उनकी भी हालत वही है कि उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो माइनॉरिटी, वेमेन और जो पिछड़ी जातियां, तो इन सब एरिया में काम होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है जो अभी अभी जो इन्होंने बात की है, ये एक बात अभी जो हो रही है, ये एक, इसमें पहली बार ये हो रहा है काफी दिनों बाद, मंडल के आने के बाद भी जो बात से जातियां, जातिगत पार्टी बन गई थी, अलग अलग जातियों की अपनी पार्टी बन गई थी, उससे हटकर अभी जो बात हो रही है बहुजन की बात हो, वापस हम फुले के पास जा रहे हैं। महात्मा फुले ने जो बात कही थी उसको वापस हम जा रहे हैं कि बहुजन, बहुजन में कौन आता है। बहुजन में शुद्ध जातियां, शुद्ध अति शुद्ध जातियां, महिलाएं और माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक, तीनों आते हैं। तो बहुजन, आदिवासी। आदिवासी तो है ही है, आदिवासी तो है ही है, आदिवासी तो है ही है अपने आप। तो सबसे सबसे ज्यादा दबाव जो तबका, जो हरदम अटैक जिस पर होता है,
तो आदिवासी तो एक उनके बारे में तो खैर आप नहीं कहना ना कहना, मैंने क्या है कि उनको तो एक नेचुरल ढंग से उनको तो मिलना ही है। तो ओवरऑल जो हमारी हालत हो रही है, अभी जो नया पॉलिटिक्स शुरू हो रहा है, ये इस पॉलिटिक्स में एक खास नजर आ रहा है कि अभी हम जो नया पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, इसमें जातिगत जो एक गोल है, जातिगत एक जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जाति मतलब बहुजन वाला, मतलब ये ऐसा नहीं किसी एक जाति का, किसी एक पर्टिकुलर जाति को, ओवरऑल ओवरऑल लोगों को जुटना, लोगों की बात करना। जब कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि ये फलाना जाति को इतना, फलाना जाति का, उसमें सिर्फ ये लिखा है कि SC ST। अब हम OBC को हमने ले लिया, उसमें है कि एक कमी है मेरे हिसाब से, माइनॉरिटी को भी मिलना चाहिए, माइनॉरिटी का भी हक है। माइनॉरिटी अब किसी भी जगह में माइनॉरिटी का होता है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी माइनॉरिटी जो हिंदू माइनॉरिटी है उनके लिए रिजर्वेशन, पाकिस्तान पार्लियामेंट में उनका रिजर्वेशन है हिंदू माइनॉरिटी। तो हमारे हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी को तो बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया था। और अभी जो ये कर रहे हैं योगी वगैरह वगैरह, जो भी काम कर रहे हैं, ये एक खतरनाक काम है। मगर ये लोग बौखलाए हुए हैं। ये जो जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं, ये मैं इनको हिंदू जिहादी कहता हूँ। इन जिहादी मानसिकता के लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। वो मारने काटने के लिए तैयार होते हैं, वो गलत काम करने के लिए तैयार होते हैं। किसी तरह से भी वो लोगों में एक माहौल ऐसा खराब करना चाहते हैं ताकि लोग आपस में लड़े और जो असली मुद्दे हैं उनसे दूर चले। ये है। जी जी, एकदम आप सही कह रहे हैं राम कुमार जी। एक लास्ट सवाल है कि क्योंकि ये जाति का सवाल इतना बड़ा है, व्यापक है, उसके तमाम पहलू है, और उस पे भी बहुत सारे मतलब लोगों के अपने अपने मतलब विचार हैं। और कुछ लोग जातियों के अंदर के जो आपसी विभाजन है उसको ही सबसे ज्यादा बड़ा, जातियों में वर्ण और जाति, और वर्ण को और जाति को एक में मिला दिया जाता है। जैसे ब्राह्मण जो है वो जाति नहीं है, वो वर्ण है। वैश्य जाति नहीं है, वो वर्ण है। क्षत्रिय जाति नहीं है, वो वर्ण है। उनमें आपस में कोई होगा, तोमर है, राजपूत है, चौहान है, क्या है, अलग अलग। जातियां तो श्रम के हिसाब से बनी, जो श्रम या उनके खास पेशे या खास किस्म के क्षेत्र में रहने के कारण या खास तरह के काम काज करने के कारण बनाई गई है। और दिक्कत यही हुई है कि जो ये जो श्रमिक जाति, श्रम से जो उनका विभाजन हुआ, उनके अंदर भी बहुत सारे मतलब पेच है। मतलब हर जाति के कुछ न कुछ वो बता दिया जाता है कि हम फलाने जाति से श्रेष्ठ हैं, सभी श्रमिक जातियां। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि चुनाव में जिस तरह से नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि यदि कांग्रेस या इंडिया अलायंस आई, आपका आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दो, तो कहीं ये तो पैंतरा तो नहीं चलने जा रहे हैं कि यदि ये सब किया गया, जाति जनगणना और ये हो, तो आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, कुल मिला के आपका हिस्सा जो है मुसलमानों को दे दिया जाए। मूल रूप से ये कोशिश देखो क्या करते हैं, अभी अभी तो देखना है। क्योंकि मैं बार बार वो कह रहा हूँ कि मतलब PM का ये ट्वीट करने का मतलब ही है कि उसके पीछे कोई उसका जो है मंशा है। मंशा के बिना वो कोई काम नहीं करते हैं। और जो बोला है, मतलब जो है अनुराग ठाकुर ने, वो प्रधानमंत्री की सहमति के साथ ही बोला। इससे ये भी बात सिद्ध होती है कि वो उनकी सहमति के साथ बोला है। दूसरी बात, ये जो इम्पोर्टेंट जिस समय जो जाति जनगणना का सवाल जो उठ रहा है, और जैसे मैं कहता हूँ कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक तौर पर जो व्यक्ति वंचित है, हाशिए पे है, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे आर्थिक तौर पे हो, चाहे राजनीतिक तौर पे हो, चाहे धार्मिक तौर पे हो, जो भी वंचित तबका है, वह सारा जो है वो एक लेवल पे वो बहुजन है। वो एक तरह की उसकी एक बहुजन आइडेंटिटी पूरी तरीके से बनती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक कयास लगाया जाता है, दलितों की तो खैर गिनती होती है, आदिवासियों की भी गिनती हो जाती है, लेकिन और जो पिछड़ी जातियां हैं इनकी गिनती नहीं होती है।
तो उसमें एक कयास लगाया जाता कि इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, इतना परसेंट है। तो कोई 15-85 बोलता है, कोई 10-90 और 10 बोलता है, कोई इस तरीके से बोलता है। तो इस जनगणना में जो मेन फोकस है कि संसाधनों पे किसका कितना कब्जा है और संसाधनों पर कौन सा जो है लोग ग्रुप कब्जा किए हुए। तो जो लोग जाति के सवाल को भरमा रहे हैं, जो लोग जाति के सवाल को नहीं उठने देना चाहते हैं, ये सारे वही लोग हैं जिनका कि जो है वो 10% लोग, जिनका कि देश की 90% और अब जो है संपदा पे और 90% देश की आप उस पे जो है उनका कब्जा है। तो उन्हें लगता है कि एक बार अगर ठोस रूप से ये निकल करके आ गया कि इतने परसेंट ये पिछड़ी जातियां हैं और इतने परसेंट संसाधन सिर्फ इनके पास हैं, तो ये राजनीति का एक नया तूफान मतलब जो है आने वाले दिनों में ये एक नए तूफान के रूप में ये इसका एक तूफान का रूप ले लेगा, जिस तूफान को संभालना तब जो है इस देश के लिए मुश्किल होगा और बहुत ही मुश्किल होगा थोड़ा। और दूसरी बात, जहां तक मेरिट का सवाल करते हैं, इस समय तो मतलब जो है दलित और पिछड़े बच्चे ये जो मेरिट में जो है मेरिट में दूसरे जो तथाकथित जो मतलब जो सवर्ण बच्चे हैं उनसे कई गुना ऊपर निकल करके आ रहे हैं। लेकिन ये जो एक गुजरात हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि पहले जो रिजर्वेशन का नियम ये था कि जो जनरल लिस्ट में आएगा वो जनरल काउंट होगा, वो उसे रिजर्वेशन कोटे में नहीं रखा जाएगा। अब सबको रिजर्वेशन कोटे में उन्होंने रख दिया है। तो हमारे बच्चे मतलब जो है 90% पाने के बाद वो उसमें रिजर्वेशन में जा रहे हैं, और जो सवर्ण है वो 60-65% पाने के बाद वो जो है जनरल में जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मेरिट इतनी डाउन हो रही है। चाहे वो किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, चाहे वो आईएएस के एग्जाम में देख लीजिए, नीट के एग्जाम में देख लीजिए, पीसीएस के एग्जाम में देख लीजिए, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो उन एग्जामों में देख लीजिए, वो हर एग्जाम में वो टॉप कर रहे हैं। और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो है बाद में जो नॉन टैलेंटेड लोग उसमें आ जाएंगे और वो उसमें करेंगे, वो टॉप कर रहे हैं। और इस समय वही बात जो गिल साहब ने कही कि जब किसी को काम करने ही नहीं देंगे तो कैसे आप टॉप और नॉन टॉप करेंगे। आज की तारीख में कानपुर हार्ट कार्डियोलॉजी में नंबर 1 पे एक दलित डॉक्टर है जिससे हर व्यक्ति उससे ऑपरेशन कराना चाहता है। वही कानपुर मेडिकल कॉलेज में एक सिविल सर्जन है, वो भी दलित जाति का है, हर व्यक्ति उससे ऑपरेशन कराना चाहता है, लाइन लगी हुई है उनसे ऑपरेशन कराने के लिए। क्यों? कि सबको पता है कि वो तौलिया नहीं भूलेगा, सबको पता है वो कैंची नहीं भूलेगा, सबको पता है कि वो जो है गड़बड़ नहीं करेगा, सबको पता है कि वो जो है वो नहीं करेगा। जितने आज तक कैंची चोर हैं, जितने तौलिया भूलने वाले हैं, जितने किडनी चोर हैं, जितने, एक भी दलित बता दीजिए इस देश का, एक भी आदिवासी बता दीजिए इस देश का, एक भी पिछड़ा बता दीजिए इस देश का, सारे के सारे जो है वही हैं। मतलब जो है तो चोरी भी वही करें, 2 नंबर का भी वही करें, सब कुछ, और साहूकारी भी वही करें। तो ये सवाल जो जाति जनगणना का सवाल है, ये पूरा सवाल, और जो आज उसके साथ साथ आर्थिक सर्वे का भी सवाल साथ साथ उठ रहा कि आर्थिक रूप से जो है सर्वे किया जाए। ये आर्थिक रूप से संसाधनों पे जब कब्जे का सवाल जब निकल करके और ठोस रूप से आएगा कि इस देश में 60% मतलब जो है पिछड़ी आबादी है और 16% दलित आबादी है, इस देश में इतनी परसेंट माइनॉरिटी है और इतने परसेंट सिर्फ ये बचते हैं, तो उसके बाद इस देश में संसाधनों का सवाल तुरंत उठने लग जाएगा। इस देश के संसाधनों पर कब्जे का सवाल तुरंत आने लग जाएगा, राजनीति का सवाल तुरंत आने लग जाएगा। तो जो लोग संसाधनों पे कब्जा किए हुए हैं वो इन के प्रकार इस तरीके की अपनी कुत्सित मानसिकता के जरिए इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे जुडिशरी के जरिए हो, चाहे वो सरकारी निर्णयों के जरिए हो, और चाहे नए नए किसी तरीके के नियम कायदे बना करके हो, वो उसको वो करने जा रहे हैं। अब बोलिए टाटा को जो है देश के अंदर टैलेंट नहीं मिल रहा, टाटा अब जो है तो कह रहा कि हमें चीन से इंजीनियर चाहिए, चीन से इंजीनियर लाने की बात कर रहे हैं जो है वो। अब इस देश में मतलब जो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े उद्योग घराने हैं, उनको भारतवर्ष में टैलेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके टैलेंट आप पनपने ही नहीं दे रहे हैं। आप ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं खोल रहे, आप इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आप इस तरीके की चीजें नहीं कर रहे कि टाटा कह रहा चीन से इंजीनियर लाएंगे, अब वो चीन से इंजीनियर लाने जा रहे हैं। तो इस देश में जो अपने आप को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, सर मानी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरने चाहिए उनको जो है जब इस तरीके की बात करते हैं। और इस देश के उन उद्योगपतियों को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो लोग इस देश के लोगों को, अगर आपको लगता है टैलेंट की कमी, उन्हें भेजिए चीन 6 महीने के एक्सपोजर के लिए, 6 महीने
जब चीन से ट्रेंड करा के तब आप करिए। आप चीन से बुलाएंगे, आप ये करेंगे और दूसरे लोगों को करेंगे, तो ये जो पूरी चल रही इस समय मोनोपोली, ये जो पूरी व्यवस्था इस समय चल रही है कि अब जो है मतलब जो जो जितने भी गुजराती मतलब जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबको गुजरातियों में टैलेंट नजर आता, नॉन गुजराती में टैलेंट ही नजर नहीं आता। उनका रीजनल मैनेजर होगा तो भी वो गुजराती होगा, वो जो है मैनेजर होगा तो भी गुजराती होगा, उनके जितने भी टॉप कर्मचारी सारे गुजराती होंगे, नॉन गुजराती उसमें कोई हो ही नहीं सकता। तो गुजरातियों में टैलेंट है, बाकी किसी में टैलेंट ही नहीं है। तो ये जो टैलेंट का सवाल, ये बेईमानी है पूरी तरीके से, और इसको ये संसाधनों पे कब्जे का सवाल, इसका सवाल न उठने पाए, ये न होने पाए, इसलिए पूरी तरीके से ये कोशिश और एक कुत्सित मानसिकता, जो पूरी ब्राह्मणवादी कुत्सित मानसिकता है, वो कुत्सित मानसिकता के जरिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं, जो अब इनके कंट्रोल के बाहर है, अब इन चलने वाला है नहीं। अब ये जो है दलितों में, पिछड़ों में और माइनॉरिटी में और तमाम वो वंचित तबकों के अंदर जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तौर पे जो हाशिए पे जातियां आपने इतने समय तक फेंक रखी, सबके अंदर राजनीतिक चेतना आई है, और वो चेतना इनको उखाड़ फेंकेगी, किसी कीमत पर इनको अब रहने नहीं देगी, जो है मेरा तो कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद रामकुमार जी। अशोक जी आप हैं तो थोड़ा सा आ जाइए लाइव पे। जी गिल साहब कुछ बोल रहे थे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या है कि अभी हमारे रामकुमार जी ने जो बात कही कि चीन में और हिंदुस्तान में जो फर्क है, चीन में हर एक बच्चे को बराबर की शिक्षा मिलती है, हर एक बच्चे को यूनिवर्सल एजुकेशन, सबको बराबर की शिक्षा, बराबर की उच्च शिक्षा मिलती है, मौका मिलता है बराबर का, किसी को कम या ज्यादा नहीं। इसकी चलते क्या है कि उनके जो करोड़ों लोग हैं वो शिक्षित है। हमारे यहाँ दिक्कत है कि बेचारा बच्चा 6 क्लास भी नहीं पढ़ पाता है, 6 क्लास से नीचे ड्रॉप आउट हो जाता है, तो आगे एकदम सही कह रहे हैं, अभी तो एजुकेशन की हालत और खराब है। अब सवाल है हालत इसलिए खराब है कि बच्चा 6 क्लास में ड्रॉप आउट हो, उसके बाद चीन में भेज क्या करेंगे, बेचारे ने पढ़ाई नहीं की। तो हमारे यहाँ दिक्कत कुछ और है। दूसरा एक और मसला है जो अक्सर हम लोग बोल देते हैं, हम लोग जज्बाती होते हैं, गुजराती लोग ऐसे, गुजराती दलितों का क्या हालत है, गुजराती में जो निचला तबका उनकी क्या हालत है, गुजराती बड़ा तबका बुरी हालत में है। गुजराती में गुजरात के बहुत बड़े तबके, गुजरात के जो ऊपर वाले साहूकार है उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मगर जो बड़ा तबका है गुजरात का वो बहुत बुरी हालत में है। वहाँ का आदिवासी बहुत बुरी हालत में है, वो भी गुजराती है। गुजरात ये जो रामकुमार जी जो कह रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, वो आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। गुजरात किसी बात का नहीं, गुजरात वहाँ के लोगों का है, और वहाँ के लोग पीड़ित हैं जैसे कि बाकी देश के लोग पीड़ित हैं। गुजरात की कुछ छोटा सा एक तबका है जो कब्जा, गुजरात में भी कब्जा करता है, वहां भी अत्याचार करता है, वहां भी शोषण करता है। नहीं नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। जब मैं गुजराती कहता हूँ तो उनके खानदान और उनकी जाति के लोग ही टैलेंटेड दिखते हैं, बाकी दूसरे टैलेंटेड नहीं दिखते हैं उनको। वो वो मैंने वो कहना गुजराती, मैं थोड़ा सा उसका भेद मैं आप समझ गए, लेकिन आ, वो है, लेकिन अशोक जी हाँ आइए लाइन पे आ जाइए थोड़ा कैमरे के सामने। ये जो खास करके जाति जनगणना की जो बात हो रही है, पार्लियामेंट में जिससे मतलब फर्म तरीके से एक कहिए कि राहुल गांधी ने कहा कि हम कराएंगे और इसी संसद में पास कराएंगे। तो क्या अब इंडिया अलायंस का जो दायरा है, मतलब 2024 के इलेक्शन तक आते आते एक मोटा मोटी एक समझ तो बन गई जनता के बीच में। अब क्या और तेजी से इंडिया अलायंस की ओर लोगों का रुझान बढ़ेगा, खास करके जो श्रमिक जातियां हैं, या कहिए कि SC ST OBC जिनकी बात हम करते हैं, और तेजी से बढ़ेगा या फिर से कोई हलवा पकेगा? देखिए, पहली बात तो जातीय जनगणना को जो कराने की बात कह रहे हैं राहुल जी, वो तो आज की हकीकत हम समझते हैं कि हकीकत कहने का मतलब ये है कि आज जरूरत है जातीय जनगणना की, ताकि एक लोकतांत्रिक भारत को एक आधुनिक भारत के रूप में मजबूती दिया जा सके,
और समाज के जो हाशिए की ताकत है, उन ताकतों को भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में बराबरी का हिस्सेदार बनाने के लिए जनगणना आज की स्थिति में अनिवार्य हो गया है। लेकिन समाज के कुछ तबका उनको रोकना चाहते हैं। रही बात कि राजनीतिक परिस्थितियां अलायंस के पक्ष में क्या होगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिया अलायंस का राजनीतिक पक्ष काफी मजबूत स्थिति में बना था लोकसभा के चुनाव में। लेकिन निश्चित रूप से मेरे देश में धार्मिक स्थितियां जो है, उसमें बीजेपी हमेशा कोई नया खेल खेलते रहती है, जिसको लेकर के निश्चित रूप से माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम समझते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर के पिछड़े समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग आगे और निश्चित रूप से भारत में बदलाव की ओर भारत की राजनीति बढ़ेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों का छटपटाहट है। एकदम आप सही कह रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों ने बहुत जरूरी राय रखी और जरूरी एक समझ जो जनता तक हम पहुंचा पाए, और खास करके उस जनता को जो वाकई इस तथाकथित अंधेरे के खिलाफ लड़ रही है। और मैं एक कविता, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है, वहां से मैं इसको समाप्त करूंगा। वो सब लोग, आप लोगों ने काफी इधर चर्चा भी रहा है उसका, चर्चा में रहा है ठाकुर का कुआं। और ठाकुर का कुआं मैंने पार्लियामेंट में भी मैंने पढ़ा गया, और इसके अलावा बहुत जी सारे जी प्रोमिनेंट एक्टर्स ने और तमाम लोगों ने इसका पठन पाठन किया है। और वो एक जो जिस भागीदारी की बात जाति जनगणना से की जा रही है, जिसकी मतलब उम्मीद, वो उसका क्रक्स है, जहाँ से मतलब उस कविता में वो दिखाई देती है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। तो वो जो अपना क्या है, उसकी भागीदारी की बात हो रही है। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो एक मतलब हजारों साल से, सैकड़ों साल से जो एक विभाजन समाज में किया गया है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, उस विभाजन को कम से कम कुछ तो काटा जाए, बाकी आगे जनता अपना करेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत